बैक नाज़रीन। जी मैडम। जी, अब देखें जो इन्होंने इस टाइम टैक्स लगाए हैं, जो आम जो रोज़मर्रा की अशिया हैं उनके ऊपर जो टैक्सेस लगे हैं, या जिस तरह से कीमतों की जो चीज़ें हैं वो इंक्रीज हुई हैं, और एक एक रुपया नहीं कई कई रुपीस एकदम से इंक्रीज हुई हैं। एक आम शहरी जो है जिसकी तनख्वाह 20-25 हज़ार रुपया मैक्सिमम, इवन के 10-15 हज़ार रुपया एक नॉर्मल इंसान की तनख्वाह होती है, जब उसको गैस का बिल 14 हज़ार रुपया आएगा तो वो अपने बच्चों को क्या खिलाएगा? वो गैस का बिल देगा तो बाकी बिल कहाँ से देगा? वो ऑब्वियसली यहाँ पे खाली सिर्फ हुकूमत ही मकरूज नहीं, वो पूरी आवाम भी कर्जों में आ जाएगी, बल्कि आ रही है। आप बताएं, एक गरीब इंसान जो है अपने बच्चे को अच्छी तालीम नहीं दिलवा सकता, एक गरीब इंसान, एक नॉर्मल इंसान जो है, मेरा ख्याल है कि यहाँ पे मेडियोकर्स का तबका तो खत्म होने वाला है, या तो इंतहाई गरीब लोग रह जाएंगे या इंतहाई अमीर रह जाएंगे, क्योंकि अवाम के लिए जो बेस्ट पैकेज रिलीफ है ना, का भी ऐलान था, मुस्लिम लीग नून का भी था, पीटीआई का भी, ये होना चाहिए, गरीब तो रहने नहीं देगा। गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट का देखें, गवर्नमेंट को सबसे पहले आम आवाम के लिए रिलीफ पैकेजेस निकालने चाहिए, उनके लिए उनकी बेरोजगारी का खात्मे के लिए उन्हें डिफरेंट अपने प्रोजेक्ट स्टार्ट करने चाहिए, उन्हें जॉब्स देनी चाहिए। इन्होंने जो है कितनी नौकरियों के वादे किए और घरों के वादे किए, क्या किया? 7 माह जो है मेरा ख्याल है बहुत होते हैं। स्टार्टिंग जो है वो हमारे ये जो सीएम पंजाब है, वो जो आज मेरा ख्याल है मरहूम होने वाले हैं, शायद सुनने में आ रही है बातें, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उस्मान बज़दार साहब की बात कर रही हूँ, अपनी वो सीट की मैं बात कर रही हूँ, सीएम शिप से। तो उनसे जब भी कोई बात करता है तो वो अगले जो है ना 3 माह का वक्त मांग लेते हैं। वो कहते हैं मुझे 3 माह का वक्त चाहिए, इंशाल्लाह बेटर परफॉर्मेंस में दिखाऊंगा। तो ये मुल्क जो है ये एक्सपीरियंस करने के लिए नहीं है, ये 22 करोड़ आवाम का मुल्क है। हुकूमत कहती है मैं एक्सपीरियंस करने के लिए छोड़ा नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है यहाँ पे। तो मुझे सिर्फ ये लगता है, मैं अपनी के जैसे एक इदारा होता है और कुछ लोगों का आपस में अलायंस हो जाता है कि हम इस इदारे को दिखा के लोगों से फंड इकट्ठा करेंगे, तुम अपनी जेब भरना, हम अपनी भरेंगे। तो मुझे लगता है कि इस टाइम जो गवर्नमेंट है ना, बिल्कुल जा रही है। मंशा शुक्रिया साहब। आप सवाल करने से पहले ना हमारे साथ वज़ीर मुमलिकत बराए मसूलियात हमाद अजहर साहब का, उनका हमारी टीम ने इंटरव्यू किया है, पहले वो देखते हैं उसमें वो क्या कहते हैं। आधा सच बयान करके या मुकम्मल झूठ बयान करके कौम को एक मरतबा फिर सुलाने की कोशिश की जाती है। तकरीबन 1800 अरब रुपए सालाना हम अपने मुल्क जो कर्जा उतारने के ऊपर और डेट सर्विसिंग के ऊपर जो है वो खर्च कर, और ज़्यादा कर्जा तो ये वो है जो पिछले 10 साल में इकट्ठा हुआ, जब जमहूरियत का इंतकाम शुरू हुआ था 2008 में। हमारी गैस कंपनीज जो पाकिस्तान की तारीख में कभी भी नुकसान में नहीं गई, वो भी आज 150 अरब के खसारे में और नुकसान में खड़ी हैं। जो लोग जिन्होंने ये मुल्क टेक ओवर किया 2013 में, वो कहते थे हम 100 अरब डॉलर पे अपने मुल्क की एक्सपोर्ट्स को लेके जाएंगे। आपकी एक्सपोर्ट्स की प्रोसीड्स को अलहदा छोड़ के, आपके रेमिटेंसेस को नेट ऑफ करके जो पीछे शॉर्टफॉल रह जाता है वो 7 गुना बढ़ गया पिछले 5 साल में। हमारे अरस्तू जो हैं मईशत के, वो फरमाते हैं कि वो तरक्की और खुशहाली का दौर था और सबसे ज़्यादा कर्जा भी इसी दौर में लिया गया। अब हम क्या करना चाहते हैं और हमें क्या चैलेंजेस दरपेश थे? सबसे पहला चैलेंज तो ये था कि ये जो हमारी तबाह हाल मईशत है, जो दिवालिये के करीब खड़ी थी, आपके स्टेट बैंक के रिजर्व्स इतने कम थे कि स्टेट बैंक की अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज जो है वो पूरी नहीं कर सकता था। मुल्क का कर्जा क्या उतारना है? हमने अपनी इंपोर्ट्स के अंदर हम कमी भी वाजे लेके आए, करंट अकाउंट डेफिसिट के अंदर भी एक वाजे कमी आई। आपके ज़र मुबादला के ज़खायर जो कि तकरीबन $500 बिलियन महाना की रफ्तार से गिर रहे थे 16 माह से, वो अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ना शुरू हुए। देखें, हमारे मुल्क का जो 40% टैक्स रेवेन्यू है वो इकट्ठा होता है इंपोर्ट स्टेज के ऊपर। इंपोर्ट स्टेज पे रेगुलेटरी ड्यूटीज़ हैं, कस्टम्स ड्यूटीज़ हैं, एडवांस इनकम टैक्सेस हैं, विद होल्डिंग टैक्सेस हैं, एडिशनल कस्टम्स ड्यूटीज़ हैं। ये आपका जो हम टोटल 4000 अरब इकट्ठा करते हैं टैक्स रेवेन्यू, उसमें से 40% आप इंपोर्ट से इकट्ठा कर रहे हैं, और इंपोर्ट आपकी बढ़ रही थी 15%, 20% सालाना पिछले 5 साल से। लेकिन इस पॉलिसी ने मुल्क को दिवालिया कर दिया। हमने वादा किया था अपने मैनिफेस्टो में कि हम पेट्रोल के ऊपर जो टैक्सेस हैं उनको रैशनलाइज करेंगे। पिछले 5 साल में 52% जनरल सेल्स टैक्स गया। जब हम टेक ओवर किया तो तकरीबन 28% पे था, हमने उसको 2.5% पे किया, और अब वो 17% पे है जो आपका जनरल सेल्स टैक्स का रेट है। ये दोनों काम इस वक्त अब आपके मुल्क की मईशत का स्ट्रक्चर ऐसा है कि ये ऐसे नहीं हो सकता कि आप स्टेबलाइजेशन करें, अपने खसारों को कम भी करें और साथ आपका टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ता जाए, क्योंकि आपका जो टैक्स रेवेन्यू है वो मुकम्मल का मुकम्मल तौर पे उसका इन्हिसार ही उन खसारों पे और इंपोर्ट्स के ऊपर है। इसलिए हमें आर्जी तौर पे एक टैक्स रेवेन्यू के अंदर शॉर्टफॉल नजर आएगा, लेकिन ये पूरा हो जाएगा आइंदा आने वाले सालों में, क्योंकि जो हम मेजर्स अब FBR के अंदर ले रहे हैं टैक्स ब्रॉडनिंग के लिए, इंशाल्लाह ताला वो उसका आपको डिविडेंड्स जो हैं वो नजर आएंगे आने वाले दिनों में।
پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی ڈیٹا انٹیگریشن ایکسرسائز نادرا کے ساتھ، ایف آئی اے کے ساتھ، اسٹیٹ بینک کے ساتھ مل کے اس وقت ہم ایف بی آر کے دفاتر میں کر رہے ہیں، اور سب سے بڑا ٹیکس براڈننگ آپریشن جو ہے پاکستان کا، اس کو ہم شروع کریں گے انشاءاللہ اپریل کے اینڈ میں جا کے. کچھ لوگ ملیں گے جو کہیں گے کہ جی ہم نے اپنی حکومت کے دوران ٹیکس ریونیو ڈبل کر دیا. وہ یہ نہیں بتائیں گے کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے وہ نہیں بڑھا. یہ جتنا آپ نے ڈبل کیا یہ مہنگائی کی وجہ سے کیا، یہ امپورٹ گروتھ کی وجہ سے کیا، یہ پیٹرول اور گیس پہ ٹیکس لگا کے کیا، آپ نے براڈن کر کے نہیں کیا. یہ ملک سب سے زیادہ خیرات دیتا ہے، ٹیکس نہیں دیتا. کیا وجہ؟ نمبر ایک، سیاستدانوں پہ ایک عدم اعتماد، کہ لوگوں کو اس وقت کوئی اعتماد نہیں ہے سیاستدانوں پہ اور حکمرانوں پہ، اور ہم لوگوں کو اس پہ بلیم نہیں کرتے. اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان نے سادگی کی مہم اپنے گھر سے شروع کی، اپنی کابینہ سے شروع کی. یونائٹڈ کنگڈم کی جو اکانومی ہے وہ 50 مسلمان ملکوں کی جی ڈی پی کے برابر ہے. 2010 میں ڈیوڈ کیمرون نے اس کو ٹیک اوور کیا تو ریسیشن تھا، ڈیفیسٹ تھا، جس طرح آج ہمارے ڈیفیسٹ ہیں اس طرح ان کے ڈیفیسٹس تھے. اس نے فرسٹ کلاس میں ٹریول کرنا چھوڑ دیا. اب اس کے فرسٹ کلاس میں ٹریول نہ کرنے سے یو کے کی جو اکانومی ہے جو 50 ممالک جتنی ہے مسلمان، اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑ جانا تھا. لیکن یہ سمبولک جیسچرز ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ اب آپ کا ٹیکس کا پیسہ جو ہے اس کا خیال رکھا جا رہا ہے. جو سطحی باتیں کرتے ہیں اور گہرائی میں نہیں سوچتے، انہوں نے کہا کہ ان چیزوں سے کیا حساب لگا لیا کہ جی اتنے لاکھ سے کیا فرق پڑے گا، اور اس کی جو روح تھی اس کو انہوں نے کھو دیا. ہم صرف سیاستدان ہی نہیں، سیاستدان اور ٹیکس پیئر کے درمیان ایک اور اینٹیٹی موجود ہے جس کا نام ہے ایف بی آر. اور ایف بی آر کے بڑے مسائل ہیں. ایف بی آر کے مسائل یہ ہیں کہ کرپشن بہت زیادہ ہے، کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر. ایف بی آر کے مسائل یہ ہیں کہ ٹیکس کا نظام بہت مشکل ہے، ٹیکس کی شرح کئی سطح کے اوپر بہت زیادہ ہے، کیونکہ پچھلے 50 سال میں ٹیکس کی شرح کو بڑھا کے ہی ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر سے ٹیکس لیا گیا ہے، براڈن تو کیا نہیں گیا. تو جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ نیٹ میں آنے سے گریز کرتے ہیں. ہم ان دونوں چیزوں کو ڈائریکٹلی ایڈریس کر رہے ہیں. نمبر 2 یہ کہ یہ تو ایف بی آر کے ریفارمز ایک اپنی جگہ ہیں جہاں پہ ٹیکس کلیکٹر کی ڈسکریشن کو کٹ کرنا، سسٹمز کو آسان ہو. دوسرا، ہمارے ملک کے ٹیکس لاز ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج جس سطح پہ ہماری کرنسی کھڑی ہے کوئی 140 کے قریب، وہ ایک فیئر ریٹ ہے، ایک صحیح مارکیٹ ریٹ ہے. اس پہ ڈیمانڈ اور سپلائی جو ہے وہ تقریباً برابر ہے، میں یہ سمجھتا ہوں. لیکن یہ کیوں ضروری تھا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے لیے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کے خسارے اتنے زیادہ ہوں کہ آپ کے روپے کی مانگ جو ہے وہ کم ہو چکی ہو اس کی سپلائی سے، اور ڈالر کی زیادہ بڑھ گئی ہو آپ کی اکانومی کے اندر، تو آپ تقریباً $1 ارب یا بلکہ $7 ارب آپ سالانہ سمجھ لیں کہ پچھلی حکومت خرچ کر رہی تھی اس اپنے روپی کو اوور ویلیو رکھنے کے لیے. اور یہ $7 ارب بیرون ملک سے قرضہ لے کے لیا جاتا تھا، کرنسی مارکیٹس کے اندر انجیکٹ کیا جاتا تھا، ہنڈی حوالہ کے ذریعے باہر چلا جاتا تھا اقامہ ہولڈرز کی کمپنیوں کے اندر، اور ہماری جو آنے والی نسل ہے وہ $60 ارب سالانہ مزید مقروض کر دی جاتی تھی. تو آپ 2 ہی چیزیں کر سکتے ہیں، یا تو آپ اپنے خساروں کو کم کریں یا اپنی کرنسی کو ڈی ویلیو کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ خسارے آپ کے دگنے ہوتے جا رہے ہوں، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کا 7 گنا بڑھتا جا رہا ہو، اور آپ ساتھ یہ کہیں کہ نہیں جی ہمارا روپیہ بھی 105 پہ رہے. سم تھنگ ہیز ٹو گیو ان دس سچویشن. تو کوئی بڑا مقصد حاصل کرنا ہو تو کوئی نہ کوئی قربانی دینی پڑتی ہے. جستجو کے بغیر کوئی بڑا مقصد حاصل نہیں ہوتا. یہ شارٹ کٹس جو ہیں وہ زندگی میں، ہمارا جو لیڈر عمران خان ہے ہمیشہ وہ بھی ہمیں یہی کہتے ہیں کہ زندگی میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. قربانی اور محنت جو ہے وہ ایک نیسسری کنڈیشن ہے اگر آپ نے کوئی بڑا مقصد حاصل کرنا ہے. اب ہم ایک بہت بڑے بگاڑ کو ٹھیک کر رہے ہیں، 40 سال کا بگاڑ، لوٹ مار کا، غلط پالیسیوں کا، میڈیوکریٹی کا. اس کے بگاڑ کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں ایک سخت وقت سے گزرنا تو پڑے گا بالکل، لیکن یہ وقت عارضی ہوئے گا، اور اس وقت کے بعد جو ہماری اڑان ہوئے گی انشاءاللہ تعالیٰ وہ اقبال کی شاہین کی اڑان ہوگی. اچھا شکریہ صاحب، جس طرح حماد اظہر صاحب کی آپ نے گفتگو سنی، وہ کہہ رہے تھے جو پہلے شارٹ فال ہے پہلے 8-10 سال سے آتا رہا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن ہم نے ٹیکس کی شرح کو نہیں بڑھایا، عوام کے اوپر کوئی برڈن، نئے موجودہ ٹیکس پیئر کے اوپر کوئی برڈن نہیں ڈالے، نئے ٹیکس نہیں لگائے. اس کے باوجود ہم اس ملک کو لے کے چل رہے ہیں بیل آؤٹ پیکج کے بغیر. آپ ان کی بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ ایک بات تو یہ ہے کہ ٹیکس ریٹ تو نہیں انہوں نے بڑھائے، جی بلکہ ٹیکس ریٹ پرانی گورنمنٹ میں سیلری پہ کم کیے ہوئے تھے، جی اس کی وجہ سے اس میں شارٹ والا ہے. لیکن انہوں نے ٹیکس نہیں بڑھائے
तो साथ यूटिलिटी की सारी प्राइसेस कीमतें तो बढ़ा दी ना, बेसिक ही बढ़ा दिया, रेट कर लिया जी, जी। उन्होंने, गैस की कीमतें कितनी बढ़ा दी हैं, उसके बाद बिजली के रेट बढ़ा दिए, अब ऑयल की प्राइसेस डे बाय डे बढ़ रही हैं, तो रेवेन्यू तो वहां से उन्होंने कर लिया, वही अल्टीमेटली उसका पाथ बनेगा और अल्टीमेटली शिफ्ट होगा कम्युनिटी पे, पब्लिक पे, टैक्स और के इसका रेट- इसका जी, भी जी। डिस्प्रोपोर्शनेट इफेक्ट है। अगर टैक्स की शराब बढ़ाते तो मौजूदा टैक्स पेयर पे बटन था, तो आम आवाम पे जा रहा है सर वो भी वहां पे जाता है, इंटरनेट टैक्स है हमारा, सारा टैक्स सिस्टम तो है नहीं, जी। कास्ट का हम पार्ट बनाते हैं, अब भी बड़ा है, जी। तो जो हायर इनकम अर्न वाले हैं या अदर लोग हैं वो अब कास्ट का पार्ट बनाएंगे, आगे पास ऑन कर देंगे, जी। और हमारे मुल्क में डिस्प्रोपोर्शनेट सिस्टम ऑफ टैक्सेशन जी। है, और जो हायर अर्निंग है, हायर अर्न लोग हैं, उन पे लोअर बर्डन पड़ता है, जो लोअर इनकम टैक्स इसमें ग्रुप में फाल करते हैं उन पे हायर बर्डन पड़ता है। जी। इस तरह जो जितने भी मैन्युफैक्चरर या रिटेलर या ट्रेडर या अदर लोग होते हैं वो अपनी कास्ट का पार्ट बनाते हैं और आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, और फिर अल्टीमेटली जो हमारा 75% लोअर तबका जी, है जी, उस पे उसको हायर तो- बर्डन होता है, मसला उसको बढ़ता है, ऊपर वाले तो अपना एडजस्ट कर लेते हैं। मंशी साहब, जिस तरह मैडम कह रही थी उनके पास तजर्बाकार टीम नहीं है, आसद उमर साहब की परफॉर्मेंस आप कितना मुतफिक है? और मेरा ख्याल मैडम साहबा टू सम एक्सटेंट ये सही कह रही हैं, क्योंकि जो प्लानिंग वैसे ओवरऑल हमारे हालात भी मुल्क के ऐसे हैं, विद इन दैट उसको अपने तौर पे उनको चाहिए कि अपने साथ जी। जो एक्सपर्ट फील्ड के हैं, जी। बेसिकली एक बंदा कोई भी नहीं होता, उसको हम नहीं जज कर सकते कि सही है कि जी। नहीं, उसको कंसल्टेशन चाहिए होती जी। है, अपने साथ वो जो इकोनॉमिस्ट हैं, वो जो एक्सपर्ट हैं वो साथ लेके टीम बनाए ना अपनी, जी, जी। लेकिन इंडिविजुअली कहेंगे मैं या आप या कोई कर ले तो वो मुश्किल होता जी। है, अपने डिसीजन नहीं अपने थोपने, या किसी के जो नॉन इकोनॉमिस्ट है जो फाइनेंस का रिलेटेड नहीं है उसके डिसीजन नहीं लेने, बल्कि आप टीम एस्टेब्लिश करें जिसमें इकोनॉमिस्ट भी हों, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हों, लीगल भी हों, और दूसरे लोग जिनका एक्सपीरियंस लोग हों वो लें, फिर अपनी पॉलिसी, फिर अपने एग्जिस्टिंग सबसे पहले आप अपने एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम जो है उसको एड्रेस करें कौन से हैं, फिर उसकी प्लानिंग करें कि उनको कैसे रिमूव किया जा सकता है और कैसे आप फ्यूचर के लिए अपने मुल्क को लेके जा सकते हैं। मुझे अगर वो इसमें- चीजें इफेक्टिव हों तो इफेक्टिव और प्रोडक्टिव एरिया, प्रोडक्टिव टैक्सेशन सिस्टम आप आपने लगाएंगे। हमारे अजहर फिर साहब की गुफ्तगू भी सुनी है, उसमें एक उन्होंने बात कही है, जो टैक्स पेयर और हुकूमत के दरमियान जो एतमाद का फुकदान है ना, वो है FBR महकमा, जिसकी वजह से आवाम टैक्स देने को तैयार नहीं है। वो इस दफ़ा कोई IT या जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना चाहते हैं, FBR का जो खौफ है ना आवाम से बिल्कुल दूर करना चाहते हैं, इस तरह को मुमकिन हो सकता है? बेसिकली तो क्योंकि हमारे मुल्क में सारा जो निज़ाम है जी, जी। वो एग्जेक्टिव जो होते हैं वो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं सारे, जी, जी। तो वही परमानेंट गवर्नमेंट होते जी, हैं, जी। और जो ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती भी होती है ये जी। उनके ही मरहूने मिन्नत होते जी, हैं, जी। वो परमानेंट गवर्नमेंट है, टेम्पररी आते हैं चले जाते हैं, जी। और सारी जितनी लेजिस्लेशन भी होती है वही करते हैं, इनको नहीं जी। करनी आती, वो ड्राफ्टिंग या अदरवाइज जो पेश करते हैं वो अभी भी FBR जो है वही सारी लेजिस्लेशन करता है, वो पुराने ही लॉ है उसको ये अमेंडमेंटें करते हैं, कि हमारी एनवायरनमेंट के बाद सिंप्लीफिकेशन को कंसोलिडेशन इस तरह के ला रही है तो वो उनसे ही करवाते हैं। अब जो अगर इन्होंने कहा कि हम FBR को पहले तो कहा था खत्म कर देंगे, जी। मेरे ख्याल में खत्म करने के बजाय रीस्ट्रक्चरिंग कर जी। लें, उसमें उसमें FBR के असद लोग उमर साहब भी ने कहा ना, हों, इकोनॉमिस्ट भी हों, FBR के अफसरान के ऊपर चेक पेंस रखने के लिए एजेंसियों को पीछे वो कह रहे हैं हम लगाना चाहते हैं अपना, तो पहले भी लगी है, एजेंसियों में भी ऐसे ही लोग होते हैं, और कौन सी एजेंसी लगाएंगे, जी, पैसे लेके जी, आएंगे, जी। तो सारे मुल्क में जिस तरह के हालात वाकयात जी, हैं, और जी। फिर हमारी नीड्स बहुत ज्यादा हैं, जी, जी। जो नीड्स ओवर ए पीरियड इतने जब से पाकिस्तान बना है ड्यू जी, टू जी। डेट्स, और डेट्स में हम इस तरह गिर गए हैं कि वो हम ना नहीं भी लेते ना जी। तो ऑटोमेटिकली डॉलर से वो कनेक्टेड है, तो डॉलर देखें कहां से कहां चला गया, तो ऑटोमेटिकली 100 टाइम बढ़ गए हुए, वो बढ़ते जाएंगे, आमर साहब कह रहे थे 165 पे जाएगा बाकी ये जाएगा ऑनवर्ड जा रहा है, उसकी तो स्पीड लगी हुई है, जी, जी। पता नहीं कहां तक जाएगा। और जो आप सपोज आज हमने या 10 साल पहले 10 रुपए लिए जी। हैं, आज वो तकरीबन 100% बढ़ गया है, तो वो 200 हो जाएगा। जी, जी। इस तरह उसका रेट जो स्पीड ऑफ इंक्रीज है वो तो हाई रेट पे जा रहा है, जी। जिस तरह हमने बगैर लिए ही लोन उसमें हम फंसते जा रहे जिस तरह हैं। वो कह रहे थे जरे मुबादला हमारे पास नहीं है, ये उसको वजह ना होने की वजह से डॉलर की कीमत ऊपर जा रही है। उसी जा रहे थे अपने दरे मुआवजा, फिर डीड होती है तो इसलिए हमने अमनेस्टी इशू की, अमनेस्टी जी। में आया, फिर हमने जो ट्रेड पेमेंट्स हैं, ट्रेड डेफिसिट की पेमेंट है या दूसरे हमने ट्रेड बिल देने होते हैं, इंपोर्ट हमारी ज्यादा है एक्सपोर्ट कम है, तो उसमें भी डेफिसिट आता है। एमएनएसटी के जो पिछली हुकूमत लेके आई उसको दोबारा बहाल कर देना चाहिए। फॉरेन करेंसी है नहीं, वो उसमें पहले भी हमने डिस्कस की थी जी, जी। कि अमनेस्टी जो है
वो अगर हुकूमत से ताजरों से तजावीज़ मांग रही है इस पे वो हमने डिस्कस किया था कि प्रोडक्टिव नेचर की होनी चाहिए, तो ऑलरेडी लॉ में है इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, फॉरेन एसेट के लिए पहले ऑलरेडी दी है, लेकिन फिर भी अगर दे दें तो फॉरेन एसेट में कोई बुराई नहीं। ठीक है आमिर कदीर साहब, बड़ी तफसील से हमारी गुफ्तगू हुई, आप क्या समझते हैं, जिस तरह मादर साहब कह रहे थे, आने वाला जो बजट है उसमें हम जो ताजर है उनके लिए बहुत बड़ी खला यानी स्पेस देना चाहते हैं, उनके लिए बिजनेस करें वो, और टैक्स कवानीन को हम सादा करेंगे, मुमकिन है सादा करने का? देखें, एक इस सारे एपिसोड में 6-7 माह की गवर्नमेंट के अंदर जी जी जो चीज़ अगर हम ओवरऑल इसका कोई एनालिसिस करें तो जी, अभी तक थोड़ा सा न्यूट्रल होकर अगर हम सोचें, जी जी अभी तक लोग शायद पता नहीं किसी वजह से ऑप्टिमिस्टिक से नज़र आते हैं जी जी कि चूंकि जब भी कहा जाता तो कहते हैं कि जी अच्छा अभी कर लेते हैं, कर लेंगे जी जी कर लिया है नहीं है अभी, जी ये वाला सीगा भी इस्तेमाल हो रहा है कि जी हम कर लेंगे। और लोग चूंकि इन्होंने बच्चे में हमारे बहन भाइयों ने सब ने मिल के लड़ाई लेके बड़ों से पंगा डाल के तो इनको लेकर आए हैं, अब वो ये भी नहीं चाहते हैं कि इतनी जल्दी शोर में महिला आप लेकर आए, ये तो देखो नहीं, ये तो बच्चे के मुंह पे है सिलेक्टेड वजीर आजम, जो भी है सिलेक्टेड वजीर आजम, वो तो सब कहते हैं व्हाटएवर द रीजन, वो उसके अंदर चलो किसी ना किसी 100% तो नहीं ना होता सारा कुछ ना कुछ तो रियलिटी होती है ना, 1% ही चाहे हो कुछ जो लेके आए वो भी डिसअपॉइंट हो गए। वो जो है ना रोड मैप है ना, इस आने वाले बजट से जाहिर होगा कि ये कुछ, लेकिन सर मुझे लगता है इनके पास कोई रोड मैप है ही नहीं, आने वाला बजट इनके लिए चैलेंज है। वो बता देगा कि आगे चलेंगे या बस खत्म। ये रोड मैप इनके पास अभी तक तैयार नहीं हुआ हमारी इत्तलात के मुताबिक। अगले बात है ना जी ऑप्टिमिस्टिक होने लगे। चलिए देख लेते हैं, हमने तो पूरा टाइम दिया जी, हमने तो पूरा टाइम दिया, हमने जमहूरियत डीरेल नहीं होने दी, हमने तो जमहूरियत भी डीरेल नहीं होने दी। नहीं देखें, जो इनकी एज ए देखें, चूंकि ये पुराने सियासतदान हैं, पुराने गाहक लोग हैं, इनको पता है कि अगर हमने अभी इनके साथ कोई रिजेंटमेंट हमने शो की तो ये दोबारा जो है ना फिर जो है ना हमें इनके साथ फिर जंग लड़नी पड़ेगी। अब ये क्या कर रहे हैं कि ये इसमें और टेक्निकली पॉलिटिकली ठीक है, ये बात कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद यहाँ से आगे गुफ्तगू को कंटिन्यू रखेंगे। नाज़रीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।